हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और किस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए इस डायग्राम से कि यहाँ पे कोयल हमने लगा रखी है। ठीक है, कोयल के साथ में एक बैटरी अटैच है और अभी तक हमने की क्लोज नहीं की है। ठीक है ना, मतलब स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच अभी तक ऑफ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हमने देखा अभी तक कोई भी करंट इस कोयल में जाएगा नहीं। करंट नहीं जाएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, और क्योंकि हम उसमें अभी तक की लगाए हैं, अब तक हमने की लगाई नहीं है, तो कोई फ्लक्स में चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि सेकंड वाले केस के अंदर बैटरी तो हमने लगा रखी थी, इस बार की भी क्लोज कर दी। ठीक है ना, सर्किट को कंप्लीट कर दिया हमने। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट गया। ठीक है ना, हमको पता है जब भी करंट किसी कंडक्टर कॉइल में से फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो चेंज भी होगा। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही हमने की लगाई, की क्लोज की, तो एकदम से ये करंट बढ़ेगा, तो मतलब इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में एकदम से इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर सपोज मैंने की बाहर निकाल दी। ठीक है ना, तो एकदम से इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। और हमको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनता है। और वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या करना चाहता है? अपोज करना चाहता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने देखा कि जैसे मैंने की क्लोज की, करंट बढ़ा 10 एम्पियर। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने जो है ना 10 एम्पियर बढ़ रहा है ना करंट, तो ये अपोज करना चाहेगा उस कंडीशन के अंदर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट डालेगा इसको कम करने के लिए। सपोज इसने 1 या 2 एम्पियर अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में डाला, इसको अपोज करने के लिए 10 एम्पियर को। ठीक है, अच्छा, हमने जैसे ही की निकाली तो अब हमको पता है कि जो हमारा करंट होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, सपोज हमारा 10 एम्पियर था, जैसे मैंने की निकाली एकदम धीरे से, इसमें पहले 10 एम्पियर जा रहा था, अब धीरे धीरे करके डिक्रीज हुआ। सपोज इसमें से अब धीरे धीरे डिक्रीज होता होता 7 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब ये तो क्या चाहता है? सेल्फ इंडक्टेंस अपोज करना चाहता है ना, लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग। इंड्यूस्ड करंट हम जानते हैं इसका फिनोमेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अपोज करने के लिए क्या करेगा? जो 7 एम्पियर है, अब ये तो पहले तो इसमें 10 जा रहा था, तो ये चाहता है 10 ही रहे, 7 ना हो। अपोज करने के लिए क्या करेगा? 1 या 2 एम्पियर इसी डायरेक्शन में ये अपनी तरफ से फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमको पता है कि इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, तो ये कोयल भी तो करंट बनाएगी, इंड्यूस करंट जिसको हमने बोला था। तो जब हम बैटरी वाला करंट थोड़ा कम करेंगे तो ये अपोज करने के लिए अपनी तरफ से कुछ करंट देगा, ताकि करंट पहले जितना ही रहे। ठीक है, और अगर बढ़ रहा होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करने का काम करेगी। अगर डिक्रीज हो रहा होगा यहाँ से करंट, तो ये उसको बढ़ाने का काम करेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम कई बार इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि जितना भी उससे रिलेटेड जो करंट था, इलेक्ट्रिसिटी थी, उतनी ही बनी रहे। ठीक है ना, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस वो कोशिश करता है, इसलिए इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस को हम देखते हैं कि सेम कोयल में यहाँ पे किसी हमको दूसरी कोयल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पड़ेगी जिसमें 2 कोयल्स हमारे पास होगी, एक से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरे में, तो हम उसके बारे में जो इफेक्ट आएगा वो पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोयल है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो देखो अब इसका जो भी हम फॉर्मूला है या डेफिनेशन है वो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो देखो, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन देख रहे थे। मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस रिलेटेड विद a coil, then in the same coil current and induced EMF generate, this is called self induction। सेम कोयल में ही जो करंट के चेंज होने से, ठीक है ना, जो इंड्यूस्ड EMF की वजह से करंट फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि देखो ये जो भी फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। आई मैंने आपको बताया था, जितना करंट होगा उतना ही फ्लक्स बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो इज इक्वल टू में एल लगा दिया। एल यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। एल का यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ तो फाई के अपॉन में आई को भेज दूंगा, फाई अपॉन आई। फाई क्या होता है? वेबर। आई क्या होता है? एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, इसकी यूनिट क्या हो गई? वेबर पर एम्पियर। पर हम इसको बोलते क्या है? हेनरी। इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या एक्सेप्टेड है? वेबर पर एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने निकाली थी। करंट की हम जानते हैं आई की ए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
अब देखो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, और माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस क्यों, लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा। तो हमने देखा फाई की जगह फाई की वैल्यू रख दी एल आई, ठीक है ना। तो एल तो हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, एल बाहर आएगा तो डी आई अपॉन डी टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, डी आई अपॉन डी टी को ई एम एफ के नीचे भेज देंगे, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, डी आई अपॉन डी टी चेंज इन करंट पे डिपेंड कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। कोयल में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही करंट बनेगा, उतना ही फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कोयल, कितनी लेंथ है हमारी कोयल की, कोयल जितनी लंबी होगी उतने ही ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स उससे रिलेटेड चेंज होगा। एरिया ऑफ द कोयल, ठीक है ना, एरिया जितना है हमारी कोयल का, ठीक है, जितनी बड़ी कोयल होगी उतने ही एरिया के साथ में फ्लक्स हमारा ज़्यादा एसोसिएट हो पाएगा, एरिया कम है तो कम फ्लक्स एसोसिएट हो पाएगा। और मीडियम किस चीज़ की वो कोयल हमारे पास बनी है, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो आपको याद रखनी है। सेल्फ इंडक्टेंस इन अ प्लेन सर्कुलर कोयल, किसी एक प्लेन सर्कुलर कोयल की वजह से हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। अब देखो एक सर्कुलर कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू, अगर उसमें एन टर्न्स है तो म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर। ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में हमने जो हमारा 4th चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था सेंटर में कितना होता है, तो म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर अगर उस कोयल में एन टर्न्स है तो। फाई का हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए, बी की जगह हमने वैल्यू रख दी म्यू नोट एन आई और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने देखो यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है, 2 से हमने देखा एज इट इज़ लिखा हुआ है, आर से आर कट गया, पाई को हमने अंदर भेज दिया, पाई आर बचा तो म्यू नोट पाई एन आई आर अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर एन टर्न्स है हमारी कोयल के अंदर, देखो हमने क्या माना कि जो सर्कुलर कोयल है, ठीक है ना, सर्कुलर कोयल में तो एन टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना बनेगा, ठीक है ना, पर अब उन एन टर्न्स से ही हमारा फ्लक्स भी तो एसोसिएट होगा, तो फ्लक्स भी हमारा जो होगा वो एन टर्न से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो भी तो एक टर्न से ही थोड़ी एन टर्न से एसोसिएट होगा, सबसे एसोसिएट होगा, तो इसको एक बार और एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एन इंटू म्यू नोट पाई एन आई आर अपॉन 2 एज इट इज़ हमने फाई नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल वैल्यू को एन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हो गया म्यू नोट पाई एन स्क्वायर आई आर अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाई, पर हमें तो एल निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला फाई अपॉन आई, हमने देखा था फाई अपॉन आई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमने फाई की जगह वैल्यू पुट की म्यू नोट पाई एन आई एन स्क्वायर आई आर, म्यू नोट पाई एन स्क्वायर आई आर अपॉन आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 2। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया किसी प्लेन सर्कुलर कोयल का, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमें निकालना है इसके अंदर, तो देखो वो भी हम निकाल लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग कोयल, एक करंट कैरिंग कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस हम निकाल लेते हैं, या ये करंट कैरिंग कोयल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स है, तो आप मान लो इसको एक सोलेनोइड मान सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो हमें एक सोलेनोइड का, तो देखो म्यू नोट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनोइड का था, और स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एन अपॉन एल, कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमने देखा ये सोलेनोइड के लिए निकाला जा रहा है बेसिकली। फाई का फॉर्मूला होता है बी ए, ठीक है, तो हमने लिखा फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो हमने देखा फाई इज इक्वल टू बी की जगह लिख दी वैल्यू म्यू नोट एन एल आई इंटू ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने देखा कि ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, अगर एन टर्न्स में करंट जा रहा है तो उनकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पर वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो एन टर्न्स के साथ ही लिंक भी तो होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो भी तो एन टर्न से ही लिंक होगा, हमने एन से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम देखा म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल हमारे पास बन गया, फाई की वैल्यू बच गई, ठीक है। ये ध्यान रखना ये हम सोलेनोइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा बन गया ये म्यू नोट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर, ए की जगह हमने क्या लिख दिया पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, तो एज इट इज़ लिखा हुआ था, हमें निकालना था एल सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई, फाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, अपॉन आई किया तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास म्यू नोट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे।